नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक के बारे में, न्यूरो फीडबैक। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? कि क्या हम वाकई अपने दिमाग की तरंगों को देखकर, समझकर उन्हें बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अपनी मानसिक अवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए? मतलब क्या ये एक तरह से अपने दिमाग के भविष्य को हैक करना हुआ? कह सकते हैं ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें काफी संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, और इस पर जानकारी भी कई तरह की है। हमने देखा कि कुछ तो घर पे इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की समीक्षाएं हैं, कुछ लेख हैं जो समझाते हैं कि ये अलग-अलग तरह के कैसे होते हैं। जी। फिर वैज्ञानिक शोध भी हैं, जिसमें एआई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी चीजों की भी बात है। हाँ, वो भविष्य की दिशाएं हैं। और कुछ लोगों के निजी अनुभव भी हैं। और एडीएचडी या फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस जैसे खास मामलों में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी है। बिल्कुल, काफी अलग-अलग स्रोत हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि ये न्यूरो फीडबैक आखिर है क्या चीज़, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कुछ मुश्किलें भी हैं, और सबसे ज़रूरी, ये हमारे दिमाग को ट्रेन करने के भविष्य को कैसे बदल सकता है। हाँ, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये है क्या न्यूरो फीडबैक? देखिए, सबसे आसान भाषा में कहें तो न्यूरो फीडबैक हमारे दिमाग के लिए एक तरह का आईना है। आपने बायो फीडबैक सुना होगा? हाँ, थोड़ा बहुत, जिसमें शरीर के सिग्नल जैसे हार्ट रेट वगैरह। बिल्कुल। तो ये वैसा ही है, लेकिन खास तौर पर दिमाग के लिए। इसमें क्या होता है कि सिर पर कुछ सेंसर्स, जिन्हें ईईजी इलेक्ट्रोड कहते हैं, लगाए जाते हैं। अच्छा। ये सेंसर्स दिमाग के अंदर जो बहुत हल्की बिजली की गतिविधि चल रही होती है, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं, उसे रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त मापते हैं। ओके, तो ये सेंसर असल में दिमाग की बिजली को पकड़ते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं हमारे दिमाग में जो अरबों न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में बात करने के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। जब बहुत सारी न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं तो वो एक पैटर्न बनाते हैं। वही ब्रेन वेव है? जी, वही ब्रेन वेव है। और मजे की बात यह है कि ये पैटर्न हमारी मानसिक स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग ब्रेन वेव का मतलब अलग अलग मानसिक अवस्था? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही है। जैसे स्रोतों में भी जिक्र है, डेल्टा तरंगे होती हैं जो गहरी नींद में दिखती हैं। थीटा तरंगे तब होती हैं जब हम बहुत शांत होते हैं या शायद कुछ याद कर रहे होते हैं। अल्फा तरंगे मतलब आप जागे हुए हैं पर रिलैक्स्ड हैं। ठीक है। बीटा तरंगे तब ज्यादा होती हैं जब हम पूरी तरह अलर्ट हों, किसी चीज पर फोकस कर रहे हों, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों। और गामा तरंगे बहुत हाई लेवल की मानसिक गतिविधि से जुड़ी हैं। समझ गया। तो न्यूरो फीडबैक में इन तरंगों का क्या करते हैं क्या? यहीं पर फीडबैक वाला हिस्सा आता है। जो ब्रेन वेव का डेटा सेंसर से मिलता है, उसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और फिर वो जानकारी उसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में वापस दिखाई या सुनाई जाती है। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर एक गेम चल रहा है। हाँ। और उस गेम की स्पीड या उसका कोई पहलू आपकी ब्रेन वेव्स के हिसाब से बदल रहा है। हाँ। या फिर कोई संगीत बज रहा है जो आपके ब्रेन वेव पैटर्न के अनुसार बदलता है। अच्छा। तो लक्ष्य ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे ये सीख जाए कि अपनी सोच या अपनी मानसिक स्थिति को बदलकर इन ब्रेन वेव पैटर्न को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन। मतलब अगर मुझे ज्यादा फोकस करना सीखना है तो ट्रेनिंग मुझे ये सिखाएगी कि मैं अपनी बीटा तरंगों को कैसे बढ़ाऊं, और वो गेम या संगीत मुझे बताएगा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? दिमाग की एक कमाल की खासियत की वजह से, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब दिमाग बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदलता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता है, नई चीजें सीखता है और अनुभवों के आधार पर खुद को वो क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइज करता है। तो न्यूरो फीडबैक इसी क्षमता का फायदा उठाता है। ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। जैसे हम जिम जाकर मसल्स ट्रेन करते हैं, हाँ। वैसे ही न्यूरो फीडबैक से हम दिमाग के खास पैटर्न को ट्रेन करते हैं और धीरे धीरे दिमाग इन नए ज्यादा फायदेमंद पैटर्न को अपनाना सीख लेता है। तो ये वाकई में अपने दिमाग को सक्रिय रूप से बदलने जैसा है, अपनी आने वाली मानसिक अवस्थाओं को एक तरह से डिजाइन करने जैसा। ये तो कमाल की बात है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? स्रोतों में तो कई चीजों का जिक्र था। हाँ, इसकी जो उपयोग है वो काफी फैले हुए हैं। एक बड़ा एरिया तो है क्लिनिकल यानी मेडिकल यूज। अच्छा। स्रोतों में जो सबसे ज्यादा बात हुई है वो है ADHD की,
यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, बच्चों में काफी होता है ये। हाँ, बच्चों और बड़ों दोनों में। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि न्यूरोफीडबैक ADHD के जो मुख्य लक्षण हैं, जैसे ध्यान लगाने में मुश्किल होना या बहुत ज्यादा एक्टिव होना, उन्हें कम करने में मदद कर सकता है। हाँ, एक स्टडी का जिक्र था जिसके नतीजे मुझे काफी चौंकाने वाले लगे थे। हाँ, आप शायद वो यूरोपियन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री जर्नल वाले मेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। उसकी सबसे खास बात ये थी कि देखिए, दवाएं जब तक ली जाती हैं असर करती हैं, बंद करने पर असर खत्म हो सकता है। पर इस स्टडी में पाया गया कि न्यूरोफीडबैक का असर ADHD पर न सिर्फ 6 महीने के इलाज के बाद भी बना रहा, बल्कि कुछ मामलों में तो समय के साथ और बेहतर होता गया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद ये तकनीक दिमाग में कुछ ज्यादा गहरे और स्थायी बदलाव ला सकती है दवाओं के मुकाबले। और ये तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। उस स्टडी में कुछ खास तरह की ट्रेनिंग का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, उसमें कुछ खास प्रोटोकॉल बताए गए थे, जैसे स्लो कॉर्टिकल पोटेंशियल यानी SCP ट्रेनिंग या सेंसरी मोटर रिदम यानी SMR ट्रेनिंग, और एक और है थीटा बीटा रेशियो यानी TBR ट्रेनिंग। ये TBR क्या है? इसका मकसद होता है कि थीटा तरंगे जो अक्सर ध्यान भटकने से जुड़ी होती हैं, उन्हें कम किया जाए, और बीटा तरंगे जो फोकस से जुड़ी हैं, उन्हें बढ़ाया जाए। तो ये दिखाता है कि सिर्फ न्यूरोफीडबैक करना ही काफी नहीं है, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई वैज्ञानिक बातें, लेकिन क्या लोगों के अपने अनुभव भी कुछ बताते हैं? वो एक रेडिट यूजर की कहानी थी। हाँ, वो कहानी भी काफी असरदार है। वो एक महिला थी जो बहुत गंभीर चिंता और पैनिक अटैक से परेशान थी। उन्होंने घर पर ही एक डिवाइस, शायद म्यूज 2 हेडबैंड था, और माइंडलिफ्ट नाम की ऑनलाइन सर्विस के जरिए न्यूरोफीडबैक शुरू किया। घर पर ही? हाँ, और उनका अनुभव बताता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रोग्रेस धीमी थी, उतार चढ़ाव भी आए, और इस दौरान काफी भावनात्मक उथल-पुथल भी हुई, जैसे रोना वगैरह। अच्छा, मतलब आसान नहीं था? नहीं, आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगी रहीं। और नतीजा क्या निकला? लगभग 6 महीने तक करीब-करीब रोज ट्रेनिंग करने के बाद उनके पैनिक अटैक बंद हो गए, और उन्होंने महसूस किया कि वो जीवन की मुश्किलों को लेकर कम रिएक्टिव हो गई हैं और वर्तमान में ज्यादा जीने लगी हैं। तो इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि लगातार अभ्यास कितना जरूरी है। सही कहा। और दूसरा, कई बार खासकर अगर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो किसी अनुभवी प्रैक्टिशनर का साथ बहुत मददगार हो सकता है, भले ही आप डिवाइस घर पर इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये तो हुई क्लिनिकल बातें, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के लिए ही होता है या कुछ और भी है? वो एथलीट्स वाली बात। बिल्कुल, ये न्यूरोफीडबैक का एक और बहुत ही रोमांचक पहलू है। इसे कहते हैं पीक परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव एनहांसमेंट। पीक परफॉर्मेंस मतलब अपनी दिमागी क्षमताओं को और बेहतर बनाना, उन्हें चरम पर ले जाना। स्रोतों में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम थे, जैसे फुटबॉलर मो साला, हाँ, अमेरिकी फुटबॉल के क्वार्टरबैक कर्क कजिन्स, फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन, और कई ओलंपिक एथलीट भी। अरे वाह, ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसा बताया गया है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपना फोकस बढ़ाने के लिए, दबाव में शांत रहने के लिए, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने के लिए, और रिएक्शन टाइम को तेज करने के लिए। गजब। यानी ये सिर्फ कमियों को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को और निखारने का भी एक तरीका बन रहा है। हाँ, और यही बात सिर्फ एथलीट्स पर ही लागू नहीं होती। कोई भी प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहता है, या याददाश्त तेज करना चाहता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करना चाहता है, वो भी इसका फायदा उठा सकता है। ये एक तरह से अपनी मानसिक अवस्थाओं को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने का तरीका है, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है, तो हमने देखा कि ये काम कैसे करता है और इसके क्या उपयोग हैं। लेकिन क्या ये सभी न्यूरोफीडबैक एक जैसे ही होते हैं या इनमें भी कुछ प्रकार हैं? नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ मुख्य प्रकार हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है। जैसे? एक तो है पारंपरिक सरफेस न्यूरोफीडबैक। ये सबसे आम है। इसमें सिर की सतह से जो मुख्य ब्रेन वेव्स मिलती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा वगैरह, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। ठीक है। फिर एक थोड़ी एडवांस तकनीक है LOR-TA। इसका पूरा नाम है लो रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोमोग्राफी। बाप रे, भारी नाम है। हाँ,
इसमें गणितीय तरीकों से ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि दिमाग के गहरे हिस्सों में क्या चल रहा है, जैसे वो हिस्से जो भावनाओं या याददाश्त से जुड़े हैं, जैसे एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस। अच्छा। तो ये शायद ज्यादा जटिल स्थितियों जैसे लत या ओसीडी वगैरह में ज्यादा उपयोगी हो सकती है। और एक और प्रकार है लाइव जी-स्कोर ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति की ब्रेन वेव्स की तुलना उसी उम्र के बहुत सारे लोगों के औसत ब्रेन वेव पैटर्न से करते हैं, एक डेटाबेस से। और ट्रेनिंग का लक्ष्य होता है कि आपकी ब्रेन वेव्स उस नॉर्मल रेंज के करीब आ जाएं। दिलचस्प। और आजकल वो घर पे इस्तेमाल करने वाले डिवाइस भी काफी आ गए हैं ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। पहले तो ये तकनीक बहुत महंगी थी और क्लिनिक में ही मिलती थी। सही। लेकिन अब कई कंपनियां ऐसे हेडबैंड या डिवाइस बना रही हैं जिन्हें लोग खरीदकर घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये तकनीक ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, कुछ नाम भी थे शायद। म्यूज। हाँ, म्यूज काफी पॉपुलर है, खासकर मेडिटेशन और स्ट्रेस कम करने के लिए। ये ऑडियो फीडबैक देता है, जैसे दिमाग शांत हो तो शांत मौसम की आवाज आती है। अच्छा। फिर एक मेंडी है, वो एक अलग तकनीक इस्तेमाल करता है, FNIRS। ये सीधे ब्रेन वेव नहीं मापता, बल्कि दिमाग के अगले हिस्से में खून के बहाव को देखता है जो फोकस से जुड़ा है। इसमें गेम्स के जरिए ट्रेनिंग होती है। ओके। और भी थे? हाँ, सेंसाई जैसे कुछ थोड़े ज्यादा महंगे और एडवांस सिस्टम भी हैं। वो दावा करते हैं कि घर पर क्लिनिकल ग्रेड जैसी ट्रेनिंग देते हैं। फिर न्यूरोसिटी क्राउन, ब्रेन टैप, न्यूरो ऑप्टिमल, कई विकल्प आ गए हैं। तो घर बैठे दिमाग को ट्रेन करने की सुविधा तो बढ़ गई है, लेकिन क्या ये उतने ही असरदार हैं जितने क्लिनिक वाले सिस्टम? कुछ कमियों का भी जिक्र था। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, घर वाले उपकरणों का सबसे बड़ा फायदा तो है सुविधा और क्लिनिक के मुकाबले काफी कम खर्चा। बिल्कुल। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जो रिव्यूज हमने देखे या जो यूजर्स के अनुभव हैं, जैसे वो रेडिट वाली बात, उसमें कुछ चीजें सामने आती हैं। जैसे कि एक तो इस्तेमाल में आसानी। कुछ डिवाइस थोड़े अजीब लग सकते हैं पहनने में। सेंसर को ठीक से सिग्नल पकड़ने के लिए कभी-कभी जेल लगाना पड़ता है या गीला करना पड़ता है, जो थोड़ा झंझट का काम हो सकता है। दूसरी बात है सिग्नल की क्वालिटी। ये हो सकता है कि घर वाले, खासकर सस्ते उपकरणों का सिग्नल उतना साफ या सटीक ना हो जितना क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले महंगे प्रोफेशनल सिस्टम का होता है। अच्छा, ये फर्क हो सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात है निरंतरता। ये डिवाइस तभी काम करेंगे जब आप इन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल करें। एक रूटीन बनाना और उसे निभाना वो सबके लिए आसान नहीं होता। हाँ, ये तो किसी भी आदत के साथ होता है। तो घर पर इस्तेमाल करने से पहले ये सब सोचना जरूरी है। अच्छा, अब जरा भविष्य की तरफ देखें। न्यूरो फीडबैक के अलावा एक और तकनीक का जिक्र था, TDCS। हाँ, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन यानी TCDS। ये न्यूरो फीडबैक से अलग है। कैसे? इसमें दिमाग की तरंगों को मापा नहीं जाता, बल्कि खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाकर बहुत ही हल्का, कम इंटेंसिटी वाला डायरेक्ट करंट यानी DC करंट भेजा जाता है। करंट दिमाग में? हाँ, पर बहुत हल्का। इसका मकसद होता है दिमाग के कुछ खास हिस्सों की एक्टिविटी को या तो थोड़ा बढ़ाना या थोड़ा घटाना। क्या ये सुरक्षित है और इसका फायदा क्या है? आमतौर पर इसे सुरक्षित माना जाता है अगर सही तरीके से और सही गाइडलाइंस के तहत किया जाए। करंट बहुत कम होता है। ADHD के मामले में कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब ध्यान, प्लानिंग, अपने आवेगों पर कंट्रोल, इन चीजों को सुधारने में मदद कर सकता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब कहाँ करंट देना है, कितनी देर, कितनी इंटेंसिटी से, इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन अभी एक चुनौती है। और क्या इन दोनों तकनीकों को, मतलब न्यूरो फीडबैक और TDCS को मिलाया भी जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। सच में? हाँ, सोच ये है कि क्या TDCS का इस्तेमाल करके दिमाग को न्यूरो फीडबैक सीखने के लिए पहले से तैयार किया जा सकता है। मतलब क्या TDCS दिमाग को उस स्थिति में ला सकता है जहां वो न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग से ज्यादा आसानी से और तेजी से सीख सके। अच्छा, मतलब एक तरह से बूस्ट देना। हाँ, कुछ वैसा ही। अगर ऐसा हो पाया तो शायद भविष्य में ट्रीटमेंट और ज्यादा असरदार हो सकते हैं। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या आगे चलकर दिमाग को बेहतर बनाने के लिए इन तकनीकों का कॉम्बिनेशन आम हो जाएगा। और फिर वो AI और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI वाली बात।
वो तो बिल्कुल ही भविष्य की तकनीक लगती है। हाँ, वो वाकई में एकदम कटिंग एज विचार है। एक स्रोत में इस पर बात हुई है कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके न्यूरो फीडबैक को और ज्यादा पर्सनलाइज्ड और असरदार बनाया जा सकता है। एआई कैसे मदद करेगा? देखिए, एआई बहुत सारे ब्रेन वेव डेटा को एनालाइज करके ऐसे पैटर्न ढूंढ सकता है जो शायद इंसान न पकड़ पाए, और फिर वो ट्रेनिंग को रियल टाइम में व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और जब इसे बीसीआई के साथ जोड़ा जाए, यानी सीधे दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली तकनीक, तो ये अदृश्य सीखना, इनविजिबल लर्निंग का रास्ता खोल सकता है। अदृश्य सीखना ये क्या है? कल्पना कीजिए कि आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा, और आपको पता भी न चले, बिना सचेत कोशिश किए ही आप सीखते जाएं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बीसीआई आपके दिमाग की एक्टिविटी को पढ़कर समझ सकता है कि आप कब सीखने के लिए सबसे तैयार हैं या कब आप सही पैटर्न बना रहे हैं, और एआई वाला फीडबैक सिस्टम आपको अवचेतन रूप से वो स्किल सीखने में मदद कर सकता है। ये तो शिक्षा और ट्रेनिंग में क्रांति ला सकते हैं। बिल्कुल, खासकर भविष्य में वर्कफोर्स ट्रेनिंग के लिए ये सचमुच में भविष्य की अवस्थाओं को हैक करने जैसा होगा। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर क्या इसके कुछ नैतिक पहलू भी हैं जिन पर सोचने की जरूरत है? बिल्कुल है, और बहुत गंभीर हैं। जैसे जैसे ये तकनीकें ज्यादा पावरफुल होंगी, नैतिक सवाल और चिंताएं भी बढ़ेंगी। स्रोतों में इनका जिक्र भी है। जैसे कि? एक तो है स्वायत्तता, यानी ऑटोनॉमी। अगर कोई तकनीक हमारे दिमाग को हमारी पूरी जानकारी या मर्जी के बिना प्रभावित कर सकती है, तो हमारी अपनी इच्छा शक्ति का क्या होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। दूसरा, गोपनीयता यानी प्राइवेसी। हमारे दिमाग का डेटा शायद हमारी सबसे निजी जानकारी है। इसे कौन देख सकता है? इसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? इसके गलत इस्तेमाल का कितना खतरा है? और तीसरा, समानता यानी इक्विटी। क्या ये महंगी तकनीकें सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाएंगी? क्या इससे समाज में खाई और बढ़ेगी? सही बात है। इन सभी सवालों पर बहुत ध्यान से सोचने और मजबूत नैतिक नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हमने आज न्यूरो फीडबैक की दुनिया में काफी गहराई से झांका। हमने समझा कि ये ब्रेन वेव्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए कैसे काम करता है। जी, हमने इसके कई उपयोग देखे, एडीएचडी और चिंता जैसी समस्याओं से निपटने से लेकर एथलीटों और प्रोफेशनल्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने तक। हाँ, काफी विस्तृत रेंज है। हमने घर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के चलन और उनकी सीमाओं पर भी बात की, और हमने एआई, बीसीआई और टीडीसीएस जैसी तकनीकों के साथ इसके भविष्य की रोमांचक और थोड़ी चिंताजनक संभावनाओं को भी टटोला। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार सामने आई है, वो ये है कि ये तकनीक, खासकर जब क्लिनिकल मामलों में इस्तेमाल हो रही हो, तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही सबसे बेहतर काम करती है। हाँ, वो व्यक्तिगत कहानी से भी यही पता चला था। बिल्कुल, एक अनुभवी प्रैक्टिशनर सही प्रोटोकॉल चुनने में, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में और जरूरी सपोर्ट देने में बहुत मदद कर सकता है। भले ही डिवाइस घर पर इस्तेमाल हो रहा हो, आप कितने नियमित हैं, सही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और आपकी अपनी बॉडी और माइंड कैसे रिएक्ट करते हैं, ये दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करने की एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और मेहनत भी। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान और अभ्यास का मेल है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकें। अगर हम वाकई ऐसी तकनीकें बना लेते हैं जिनसे हम अपनी मर्जी से या शायद बिना ज्यादा कोशिश किए ही अपनी भावनाओं को बदल सकें, नई क्षमताएं सीख सकें, तो इंसान होने के क्या मायने रह जाएंगे? हमारी क्षमताओं की सीमा क्या होगी? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल समझदारी और नैतिकता से हो, न कि इसके गलत इस्तेमाल से इंसानियत को नुकसान पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा जैसे जैसे हम अपने दिमाग के रहस्यों को और ज्यादा खोलते जा रहे हैं।